हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी अधूरी कहानी भाग 6। दोनों के बीच चल रहे इस शीत युद्ध को गौरी के बाबा चुपचाप बैठे देख रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो इस शीत युद्ध को रोकने के लिए हल्का खंखार देते हैं तो उनकी आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ती है, जिसे सुन मोक्ष हल्का सकपका जाता है। आखिर कैसे वो एक पिता के सामने उसी की बेटी को ऐसे देख सकता था, और इसी कारण वो अपनी नज़रों को घुमा लेता है, पर कहीं गौरी ऐसे ही उसे देखती रहती है। मोक्ष गौरी के यूं घूरने का कारण बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। वो उससे पूछना चाहता था कि आखिर ऐसी क्या खता कर दी उसने जो उसे यूं नज़रों के तीरों का सामना करना पड़ रहा था, जिनका सामना करना उसे पहले ही अंदर तक हिलाकर रख देता था। आखिर खूबसूरत रंगों का क्या है, कभी भी कहीं भी मिल ही जाते हैं, पर वो गौरी के बाबा की मौजूदगी के कारण ऐसा पूछने में असमर्थ था। आखिर मोक्ष पूरा घूम जाता है और परे देखने लगता है, और उसकी नज़र पानी में तैरकर उसकी तरफ आ रही किसी चीज़ पर पड़ती है, और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, और वो हाथ बढ़ाकर उस चीज़ तक पहुंचने ही वाला होता है कि गौरी का हाथ आता है और उसके हाथ परे झटकते हुए उस चीज़ को सहलाकर पीछे हट जाता है, और साथ ही गौरी की बिना भाव की आवाज़ मोक्ष के कानों में पड़ती है। इस कमल के फूल को भी भगवान ने ही बनाया है। मोक्ष हल्का सा चेहरा घुमाता है तो उसके सामने वही नीली ग्रे आँखों का जोड़ा आ जाता है जो उसे अपनी ओर आकर्षित किए जा रहा था, और उन्हें अपने इतना पास पाकर उसका चेहरा कानों तक लाल पड़ जाता है, और वो हल्का पीछे हटते हुए सिर्फ हूँ कह देता है, और साथ ही उसे कारण भी समझ आ जाता है गौरी की नाराज़गी का, और उसके होठों के कोने हल्के ऊपर उठ जाते हैं। वो नज़र घुमाकर गौरी को देखता है जो उस कमल के फूल को अपनी एक उंगली से सहला रही थी, और जाने क्यों उसके अंदर स्वयं ही कुछ फूटने सा लगता है। मन करता है लिख दूं कहीं किसी पन्ने पर तुझे, यूं कुछ चंद अल्फाजों में, पर सबसे पहले लिखूं तो तेरी इन आँखों पर, जिसमें ना जाने कितने गहरे समंदर हैं छिपे। गौरी के बाबा शिकारा को किनारे पर लगाते हैं और उसे रस्सी से बांधने के बाद उन दोनों को बाहर आने को कहते हैं और खुद थोड़ा आगे चल देते हैं। वहीं मोक्ष अपनी जगह से उठता है और अपना बैग लिए बाहर जाने को होता है कि उसकी नज़र शिकारा में बैठी गौरी पर पड़ती है, जो अभी भी उसे वैसे ही घूर रही थी। मोक्ष एक गहरी सांस छोड़ता है और उसे देखते हुए कहता है, अब क्या हुआ गौरी? वही जो पहले हुआ था वही अब भी है। गौरी के इतना कहते ही मोक्ष की एक भव उठ जाती है और वो अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से जाने को होता है कि गौरी एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और मुंह बनाए जाने लगती है, और मोक्ष उसके ऐसा करने से पहले तो चौंक जाता है पर फिर अपना सिर हिला देता है। वहीं गौरी अपना एक कदम आगे रखती है कि वहाँ पड़ी रस्सी में उसका पैर उलझ जाता है और वो पानी में गिरने को होती है कि मोक्ष एकदम से आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ लेता है और गौरी को देखने लगता है, जिसकी पलकें गिरने के डर से बंद पड़ गई थी और वो आधी हवा में लटक रही थी, और उसके सिर का दुपट्टा हटकर हवा के कारण पीछे की तरफ उड़ रहा था, और उसके लंबे भूरे बाल काले उस पानी की सतह को थोड़ा थोड़ा छू रहे थे।
गौरी को जब एहसास होता है कि वो नहीं गिरी तो वो झट से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने मोक्ष को पाती है, जिसके ठीक पीछे ढल रहे सूरज की लालिमा छाई हुई थी। और वो धीमी सी आवाज़ में कहती है, देखा, बचा लिया मेरे भगवान ने। गौरी के मुंह से इतना सुनते ही जो मोक्ष उसे वापस खींचने वाला था वो उसके हाथ पर से अपनी पकड़ ढीली कर देता है, तो गौरी हल्का पीछे की तरफ हो जाती है और उसके बाल पानी पर तैरने लगते हैं। और वही मोक्ष बिना किसी भाव की आवाज़ में कहता है, अब बताओ क्या कहता है तुम्हारा भगवान, बचाएगा भी या नहीं? गौरी उसकी तरफ देखती है पर कहती कुछ नहीं। तभी मोक्ष उसके हाथ पर से अपनी पकड़ थोड़ी और ढीली कर देता है, पर इससे पहले कि गौरी गिरती वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और गौरी सूखे पत्ते सी उड़ती हुई मोक्ष के सीने से आ लगती है और चेहरा उठाए उसकी तरफ देखती है, तो मोक्ष भी अपना चेहरा झुकाए उसकी तरफ देखने लगता है, जिस कारण उनके बीच मुश्किल से कुछ इंचों का फासला बचता है। और मोक्ष उससे कहता है, सब मेरे हाथ में था, तुम्हें बचाना भी और नहीं भी। इतना कहकर वो गौरी के चेहरे पर आए बालों को फूंक मारकर उड़ा देता है, तो गौरी की आंखें बंद पड़ जाती हैं और वहीं मोक्ष मुस्कुरा देता है। और तभी गौरी अपनी आंखें खोलती है और उससे कुछ कदम दूर हट जाती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी मोक्ष की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, कल फिर आऊँगा तुम्हारी चौखट पर दस्तक देने। गौरी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है और मोक्ष एक नज़र गहरे रंग में रंग रहे आसमान को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। हमेशा की ही तरह आज भी गौरी घर से निकलती है और सीधा स्कूल चली जाती है और बच्चों को टेस्ट देकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। आज उसका मन नहीं लग रहा था। आखिर आज उसके मन के रंग पर मोक्ष जो घूम रहा था, पर कुछ अलग तरह से, क्योंकि कल की कही उसकी बातों को याद कर गौरी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकता है। पर काफ़ी समय कुछ सोचने के बाद वो मन ही मन तय करती है कि आज वो मोक्ष को बताकर ही रहेगी कि भगवान बहुत दयालु हैं और वो सबकी मदद भी करते हैं। आखिर उसकी खुद की भी तो भगवान ने कितनी बार मदद की है ना। यही सब सोचते हुए गौरी का ध्यान छोटे मोक्ष पर जाता है, जो अपनी कॉपी पर कुछ कर रहा था। और ये देख गौरी अपनी जगह से उठती है और बिना कोई आवाज़ किए छोटे मोक्ष के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी कॉपी पर देखने लगती है। और वहीं गौरी की मौजूदगी से अनजान छोटा मोक्ष अपनी कॉपी पर ड्राइंग बना रहा था और ये देख गौरी अपने हाथ बांधे उसके पास ही जाकर खड़ी हो जाती है।